सभी साथियों को जय हिंद। आपका इस ऑनलाइन परिचर्चा में स्वागत है। आज का विषय है कि कोरोना से देश बेहाल, उस पर अंधविश्वास का जाल। साथियों, देश इस समय कोरोना महामारी के कारण विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसके बारे में सभी लोगों को मालूम है। लेकिन सबसे जो गंभीर बात है कि वह ये कि इस समय कोरोना वायरस जो है शहरों से निकल कर अब गांव में घुस गया है। गांव में यहाँ स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कुछ नहीं है। आज भी लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। और वर्तमान समय में तो उनके लिए वही एक जो झोला छाप डॉक्टर है वही वरदान है उनके लिए, क्योंकि जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो तो उनकी पहुंच से वैसे नॉर्मल दिनों में ही समय समय में दूर रहते थे, को कहीं देखते नहीं। तो इस समय तो उनके पास जो कुछ है, जो स्वास्थ्य सेवा के नाम पर है, वही जो झोला छाप डॉक्टर है। ऐसे में आप देखिए कि नदियों में लाशें बह रही हैं और पुलिस की तमाम कोशिशें, क्योंकि जब बिहार सरकार ने कहा ये लाशें उत्तर प्रदेश से बेकार बह के आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो यह हाल है कि पुलिस विभिन्न जिलों में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ नदियों किनारे पहरा दे रही है, जो लोगों को समझा रही है लाश मत बहाओ। फिर भी लाशों की संख्या, बहती हुई लाशों की संख्या कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। कम से कम, जैसा कि परसों अखबार में आंकड़ा निकला था, 2000 से अधिक लाशें हो गई है और आज तो और आंकड़ा बढ़ गया होगा। और ये लाशें किसकी हैं? वो जो समाज, जो गांव में जो गरीब समाज रहता है, जो बहुजन जातियां हैं, जिनके पास अपने बच्चों के लिए इस समय उनकी रोटी दाल का इंतजाम करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो लाशें जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से लाएंगे? वो लोग मजबूरी में उन लाशों को नदी में बहा रहे हैं। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव की स्थिति इस समय कैसी होगी, और अगर ये महामारी और फैली तो वहां क्या स्थिति होगी, जब वहां पर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कुछ नहीं है। लगभग इस समय 13 जो राज्य चिन्हित किए गए, 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर शहरों से अधिक गांव में संक्रमण फैल चुका है। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश इनमें प्रमुख है। यानी इन ये सभी राज्य वो हैं जहां पर शहरों से ज्यादा गांव में संक्रमण फैला है। तो ये स्थिति बड़े संकट की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि गांव में स्थिति खराब है, वहां स्वास्थ्य सेवा नहीं है। शहरों में भी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन फिर भी कम से कम अस्पताल है, डॉक्टर है, आदमी जाके वहां लड़ लेता है। इस अस्पताल में सेवा नहीं मिलती, दूसरे अस्पताल में जाता है, लेकिन गांव में तो कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी समझाने वाली बात यह है कि ये जो गांव है, पूरे देश में इस तरह करीब 6 लाख गांव, 6.5 लाख गांव हैं, जिनमें 90 करोड़ लोग गांव में निवास करते हैं। और जब ऐसे में जहां पर उनको तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं, वो डरते हैं, टेस्ट कराने से डरते हैं। और अगर कोई टेस्ट कराना भी चाहे, सपोज अगर किसी को लक्षण कोरोना का आता है और वो समझदार है, वो चाहे भी कि अपना कोरोना टेस्ट कराए, तो 50-60 किलोमीटर दूर जाके मुख्यालय पर जाके उसे टेस्ट कराना पड़ता है। पब्लिक हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जहां पर कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है। हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में डॉक्टर आते हैं, अपनी हाजिरी लगा के चले जाते हैं और एक तरह की फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। ऐसे में जब ये कोरोना गांव में फैलेगा तो वहां क्या हालत होगी? कोई तैयारी नहीं है गांव को बचाने की। और उस पर जो सबसे एक और गंभीर समस्या उठकर खड़ी हुई है, वो है अंधविश्वास की। तरह तरह के अंधविश्वास की बातें जो फैलाई जा रही है कि कोरोना जो है उसका इलाज इस इन चीजों से किया जा सकता है। जैसे कि कहीं पर कोई हवन कर रहा है, तो कहीं कोई धूनी जमा रहा है, तो कहीं गोबर और मूत्र तक की बात हो रही है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक ट्राली में हवन कुंड बनाया गया, उसमें आहुति देते हुए पूरे इलाके में उसे घुमाया गया। तर्क ये दिया कि हवा हवन के धुएं से कोरोना जो है कमजोर होगा और भाग जाएगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश का यह हाल है। हरियाणा हरियाणा में झज्जर में ही एक उदाहरण देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने हवन किया और उन्होंने भी ट्रैक्टर ट्राली में हवन कुंड को रखकर पूरे गांव में उसको उसके चक्कर लगाए और हर घर से अपील करी कि अपने घर में भी यज्ञ करें। यूपी के सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हवन का आयोजन किया और एक बाल्टी में हवन सामग्री लेकर उसके धुएं को पूरे विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया। ऐसे ही महाराजगंज में एक तस्वीर आई, जहां पर कोरोना को मात देने के लिए 9 दिनों का अनुष्ठान रखा गया, जिसमें सभी महिलाएं और पुरुष
शामिल हुए पर उनके पास बैठकर उगते और सूरज और डूबते सूरज को अर्घ्य देकर उन्होंने महामारी से निजात पाने के लिए प्रार्थना करी। कानपुर में एक सरकारी अस्पताल का वीडियो सामने है जहां डॉक्टरों के सामने महिलाएं मरीज के सामने मंत्रों का जाप कर रही हैं और डॉक्टर तो उन्हें मना नहीं कर रहा, उनको अलाउ कर रहा है। ऐसे में जो गुजरात में देखिए वहां तो गोबर थेरेपी की बात हो रही, गोमूत्र का सेवन किया जा रहा है और बहुत सारे कुछ बीजेपी के एमएलए भी आए हैं जिन्होंने गोमूत्र का और गोबर थेरेपी का समर्थन किया है। तो ऐसे में हमारे सामने जो है दिक्कत है, क्योंकि जो गांव का आदमी होता है वो वैसे ही अशिक्षित होता है। खासतौर पे वहां पर जो है 75% आबादी 80% आबादी तो हमारे बहुजन जातियों की है, और बहुजन जातियों में बड़ा तबका वो है जो अशिक्षित है, गरीब है। उनको वो वैसे ही इन अंधविश्वास और टोना टटके में जल्दी फंस जाते हैं और वो इलाज के लिए भी दूर भागते हैं। ऐसे में अगर जब वो दूर भाग रहे हैं इलाज से, प्रॉपर इलाज नहीं ले पा रहे हैं, इलाज के लिए वैसे तो वहां पर कुछ फैसिलिटी है नहीं, और जो कुछ भी अगर उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए तो उसके लिए भी वो दूर भागते हैं, और उसमें ये अंधविश्वास। तो ऐसे में हमारे देश का क्या होगा? आज इन बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो अतिथि वक्ता मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अड़ू माझी और भगवान स्वरूप कटियार जी। डॉक्टर अड़ू माझी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, ओरिजिनली कलकत्ता के रहने वाले हैं, परिवार आज भी कलकत्ता में रहता है, और ये युवावस्था से ही सामाजिक कार्यों में लगे रहे, वामपंथी विचारधारा में लगे रहे। वामपंथी के साथ साथ ये कहा जाए कि ये अम्बेडकर भी वामपंथी विचारधारा के हैं, जो वामपंथ के साथ अम्बेडकर को भी जोड़कर चलते हैं, और वकालत करते समय भी इनका पूरा ध्यान जो है हमेशा समाज के शोषित वंचित समाज की पीड़ाओं पर रहता है। उनके लिए ये जगह जगह घूमते रहते हैं, कभी पता चलता दिल्ली में तो कभी पता चलता झारखंड में, छत्तीसगढ़ में तो कभी कर्नाटक केरल तक पहुंच जाते हैं। दूसरे हमारे अतिथि हैं श्री भगवान स्वरूप कटियार जी, जो कि लेखक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, और ये कवि भी हैं। वैसे सहायक निदेशक सूचना के पद से रिटायर हुए, लेकिन जो आज जिस मुद्दे पर आए हैं तो उसके इनका जो बैकग्राउंड जो दूसरा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कवि हैं, बहुत सारी इन्होंने साहित्य का में लिखा है। एक इन्होंने 1978 विद्रोही गीत लिखा था, जो कि मैं जब खुद विश्वविद्यालय में पढ़ता था तब इनके छोटे भाई ने मुझे लाके दी थी, उस जमाने में मैंने पढ़ी थी। जिंदा कामों का दस्तावेज, हवा का रुख टेढ़ा है, मनुष्य विरोधी समय, इस तरह के काव्य संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने समाजवादी चिंतक जो रामस्वरूप वर्मा जी रहे, जिन्होंने अर्जन संघ बनाया, उनकी जीवनी पर भी इन्होंने उनके विचारों का अपने संपादन के साथ उसका भी प्रकाशन करवाया। इसके अलावा ये दलित साहित्य अकादमी के डॉक्टर अंबेडकर सम्मान से भी सम्मानित हुए, लंदन में आयोजित विश्व दलित राइटर कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा ले। इसके अलावा और भी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जगह जगह के घूमे हैं सामाजिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं पहले कटियार साहब से की ओर रुख करूंगा। कटियार साहब, आपने जो हमने चर्चा करी, आपने देखा कि ये जो हालात जिसमें सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है, सरकार तो पूरी तरह फेल हो गई है, सरकार पूरी तरह फेल हो गया है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही, जो आने वाले समय के लिए बहुत कम है, कम पड़ेंगे, क्योंकि तैयारी कुछ रही नहीं है। यहाँ तक वैक्सीन तक की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसे में जब गांव में कोरोना पहुंच चुका और ऊपर के अंधविश्वास वहां फैलाए जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो गरीब और शोषित वंचित समाज जो वहां रहता है, जिसको हम बहुजन जातीय कहते हैं, वो तो पैसे ही इन सब चक्रों में फंसे रहते हैं, और उनको तो हमेशा इन्हीं चक्रों में फंसाने की कोशिश होती है। तो जब इस तरह का माहौल पैदा हो गया है जहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और स्वास्थ्य सेवा गांव में उपलब्ध नहीं है, और ऐसे में जब ये अंधविश्वास का माहौल इतनी जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा, तो ऐसे में हमारे देश का क्या होगा, खासतौर हमारे ग्रामीण भारत का क्या होगा, कैसे हम इन शोषित वंचित समाज को बचाएंगे? अपने विचार रखें।
नमस्कार दोस्तों, जय भीम। और कमल जी को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस विमर्श में भाग लेने के लिए उन्होंने मौका दिया। साथियों, जो मौजूदा सरकार है, हम इसके पूरी चरित्र को समझ लें। ये गोमूत्र, गोबर और गायत्री मंत्र की पाखंड की सरकार है। ये फासिस्ट ताकतों और कॉर्पोरेट ताकतों का गठजोड़ है। इसका देश से सरोकार तो कभी रहा ही नहीं। जब जब से ये हिंदू महासभा या हिंदू संगठन का ये स्थापना हुई है, तभी से ये संविधान विरोधी, देश विरोधी इनका चरित्र रहा है। इन्होंने आजादी की लड़ाई में न हिस्सा लिया, और जो लड़ाई का आंदोलन चल रहा था, जब सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना आजाद हिंद फौज बना रहे थे, तो उसमें ये सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को रोक रहे थे। तो उसका चरित्र तो वही है। वही आज सत्ता में है, तो वही चरित्र आज हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन्होंने 2014 में जब से सरकार संभाली है, तब से पाखंड ही इनका आधार रहा है। देश को बेवकूफ बना करके और हिंदू मुस्लिम में बांट करके, और देश के जो मूल सरोकार हैं उनको उनसे अलग करके इनको अंधविश्वास और पाखंड में गुमराह कर दें। तो इन इन 7 सालों के अंदर जो देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचा और प्रशासनिक ढांचे को जिस तरह ध्वस्त किया है, उसको वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, और ये देश को कहाँ ले जाएगा, ये सोचने की बात है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में कोरोना महामारी ने देश में बहुत भारी पड़ा है। जिस तरीके से संसाधनों की मांग के अनुपात में आपूर्ति का अभाव है, लगातार अदालतों की फटकार पड़ रही है, उसे यही लगता है कि सरकार प्रशासन हाशिए पर आ गया। ढांचागत सुधार की अपनी कसौटी होती है। तो इस सरकार ने जो ढांचा थोड़ा बहुत था भी, उसको भी ध्वस्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहली लहर आई थी, उस लहर में जब पूरा देश, दुनिया तहस नहस हुई, तबाह हुई थी, तो देश के लोगों ने अपने को तैयार किया, अपने को प्रिपेयर किया, और अपना ढांचा, जिनका मजबूत ढांचा था, अमेरिका, इटली जैसे लोगों का, उस मजबूत ढांचे के बावजूद वो विफल रहे थे। और अब कैसे मजबूत किया, और हमारा तो कोई ढांचा था ही नहीं है। तो जब हमारा कोई ढांचा ही नहीं था, और जो जच्चा ढांचा था भी, उसको भी सरकार ने ध्वस्त किया। और इन्होंने चुनाव के जरिए और नमस्ते ट्रंप के जरिए, कुंभ के जरिए, गांव में, पंचायतों में चुनाव के जरिए इसको डेलिबरेटली फैलाया और तैयारी नहीं की। जब दुनिया के तमाम देशों ने अपनी पॉपुलेशन से 3 गुना वैक्सीन इकट्ठा कर लिया, तब हमारे यहाँ सिर्फ 25 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था है। और बाकी जो 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 20 लाख जो लोग हैं, उनको वैक्सीन का कोई इंतजाम ही नहीं। तो ये तो इस सरकार का स्वरूप है हमारे सामने। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो बजट है हमारे देश, हमारी स्वास्थ्य का जो बजट है, जो पश्चिमी देशों का बजट है, उस अनुपात में तो हम तुलना ही नहीं कर सकते। दक्षिण अफ्रीका का जो बजट है स्वास्थ्य का, वो भारत के चिकित्सा और शिक्षा दोनों विभागों के बजट को मिला करके उससे भी ज्यादा है। तो ये हमारी सरकार, पाखंडी सरकार, मोदी सरकार, जो अपने को विश्व गुरु की बात करती है, विश्व गुरु तो नहीं बना पाई, लेकिन इसने विश्व गोबर गुरु बना करके देश को ऐसी जगह छोड़ा है जहां से निकलना मुश्किल हो गया है। क्रेडिबिलिटी हमारी इतनी गिर गई है दुनिया के अंदर कि अब हमें आगे क्या होगा, ये सोचने की बात है। दूसरी चीज है कि अब जैसे एक मानक है, WHO का मानक है, 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ औसतन 11,000 डॉक्टरों पर एक डॉक्टर है। और बिहार, उत्तर प्रदेश का तो हाल ये है कि यहाँ 21 और 22,000 डॉक्टरों के नागरिकों के ऊपर एक डॉक्टर। ये है हमारी ढांचागत स्थिति। और इतने बड़े लोकतंत्र में, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम छाती पीटते हैं कि हम सब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, सिर्फ 20,000 हॉस्पिटल हैं हमारे यहाँ। 20,000 हॉस्पिटल से बताइए हम इस महामारी से कैसे निपटें। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ 11 लाख डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सिर्फ 1.25 लाख डॉक्टर सरकारी सेवा में है। बाकी सारे डॉक्टर अपनी नर्सिंग होम चला रहे हैं और प्राइवेट। 1.25 लाख डॉक्टर 1.5 अरब आबादी के लोगों की सेवा कैसे करेंगे? और जो ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, ये तो लूट का धंधा है। ये तो जो है, इससे जनसेवा का तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी जो विडंबना है इस सरकार की, इस सरकार ने
जो हमारा सरकार का ढांचागत जो ढांचा था उसको तोड़ने के लिए इन्होंने समानांतर निजी क्षेत्र के ढांचे को प्रमोट किया, और मेडिकल के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में जो जो लोग जिनका इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर पॉलिटिशियन है और पूंजीपत है। इसी सब चीजों के तहत जो सरकार और हमारे देश की जो आबादी है वो 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्र की है। और ये योगी ने जो यूपी में पंचायत चुनाव कराया है, उस चुनाव के बाद, चुनाव के दरमियान भी बहुत सारे कर्मचारी मर गए थे जो चुनाव में काम कर रहे थे, लेकिन इसके बाद पूरे गांव में जिस तरह से कोरोना फैला हुआ, और जांच का कोई इंतजाम, इलाज का तो इंतजाम है, जांच का भी इंतजाम नहीं, उससे ये साबित होता है कि ये, मुझे लगता है, साबित नहीं, ये बात तय है कि सरकार ने ये डेलिब्रेट किया है कि जनता मरे, जनता इसे भूल जाती है, हम फिर मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, हम फिर मथुरा और काशी का मुद्दा उठाएंगे, हम तब तक मंदिर बना कर खड़ा कर देंगे और कहेंगे देखिए मंदिर अभी तक नहीं बन पाया। इन्हीं सब चीजों पर ये वोट लेंगे और जनता अक्सर भूल जाती रही। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जब दुनिया में देशों की अपनी तैयारी इसके लिए पूरी, और कि तब यह बंगाल फतेह करने की तैयारी कर रहे थे, ममता को हराने की तैयारी कर रहे थे, ओ दीदी का नारा लगा रहे थे। तो इस तरह की एक पाखंडी सरकार जिसका देश से कंसर्न ही नहीं है। अब तो सवाल यही है कि जिन हिंदुओं को लेकर के ये ढोल पीटते थे, मरने वालों में उन्हीं हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, और अब उन हिंदुओं में भी खलबली मच गई है। अब तो बीजेपी के अंदर लोग प्रतिरोध में खड़े हो गए हैं। गगवार जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ प्रदेश के मंत्री जो ब्रजेश पाठक हैं, इन्होंने खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया कि सरकार की नाकामी है, सरकार की तैयारी नहीं है। इसका मतलब है सरकार भी एक व्यक्ति केंद्रक बन गई है। अगर मोदी सरकार पूरी कैबिनेट के तहत चलती होती तो आज ये स्थिति ना होती। सारा कुछ मोदी के हुक्म पर चलता है, और उत्तर प्रदेश में योगी के हुक्म पर चलता है। बाकी जो कैबिनेट के लोग हैं वो पपेट की तरह काम करते हैं, तभी आज से आज दिक्कत आ रही है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि फंड, अब जैसे इन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अपना इंतजाम करें। सवाल यह है कि राज्य सरकारों, आप जीएसटी का हिस्सा उनको नहीं दे रहे हैं, टैक्स आपने जीएसटी ले लिया, उनको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, पीएम केयर फंड से आप उनको कुछ दे नहीं रहे। अब ये किस फंड, जो इनके पास अपना फंड है, उस फंड से अतिरिक्त बजट, स्वास्थ्य के लिए इन्होंने अपना एक बजट जो रखा है, अगर वो बजट वही महामारी में लगा देंगे तो फिर जनरल स्वास्थ्य व्यवस्था ये क्या करेंगे। तो सवाल है कि जानबूझ करके इस तरह झोंक दे रहा महामारी के भट्टी में, और ये कहना कि साहब की अब ये सब कुछ राज्य सरकारें करें। जब पहली लहर आई थी सारा क्रेडिट मोदी जी खुद ले रहे थे, वही शंख बजवा रहे थे, वही मोमबत्ती जलवा रहे थे और कह रहा था हिंदुस्तान ने दुनिया में सबसे ज्यादा विजय पाई। और अब आज जब उनकी विफलताओं का दौर आया तो सब कुछ सिस्टम पर छोड़ दिया। सिस्टम है क्या? सिस्टम तो मोदी ही है ना। जिस तरह नोटबंदी और राफेल एक बड़ा घोटाला था, जब कभी जांच होगी तो पता चलेगा, कोरोना भी इस देश का एक बड़ा घोटाला है। क्योंकि जो चीजें इन्होंने पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर और दवाइयां जो कुछ किया है वो सब नकली निकल रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। और गुजरात में जो वेंटिलेटर खरीदने वाला व्यक्ति था वो वही था जिसने 25 लाख का इनका कोड बनाया था। वो तो वहां के डॉक्टरों ने कहा ये वेंटिलेटर है ही नहीं, और जब बात कही गई तो वो एक्सेप्ट किया गया, हाँ ये वेंटिलेटर तो नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट है। तो ये तरह के ये छद्म सरकारें, ये पाखंड की सरकारें जिस तरह देश पर अत्याचार, ये एक तरह से एक सरकार का देश पर हमला है। और मैं समझता हूँ कि इतिहास में ये अनूठी घटना है। कोई भी देश, मैं तो ये कहता हूँ कि चंगेज खान, हिटलर, मुसोलिनी, ये बड़े बड़े तानाशाह रहे हैं जिनकी हम भर्त्सना करते हैं, जिनका देश में कोई वजूद नहीं है, देश में लोग नाम लेना नहीं चाहते हैं। उन्होंने भी कहा था जर्मन सबसे बड़ी रेस है, जर्मन सबसे ताकतवर रेस है। इसमें तो जिन हिंदुओं को लेकर ये कहा था उसने उनको भी नहीं बख्शा। कम से कम देश के प्रति तो लोग खड़े हुए थे, इस उसने देश पर ही हमला किया। दूसरी चीज हमें ये समझनी होगी कि लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज व्यवस्था में दवाई, पढ़ाई और जन सुरक्षा,
आज भी जो पूंजीवादी लोकतंत्र देश हैं, हम पूरी पश्चिमी दुनिया को पूंजीवादी लोकतंत्र ही कहेंगे, लेकिन फिर भी वहां पर ये बेसिक जो चीजें हैं जरूरत की नागरिकों की, शिक्षा, पढ़ाई, ये सब चीजें सरकार के अधीन है। वेलफेयर स्टेट इसी को कहते हैं। और वहां पर एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, पढ़ाई की गारंटी, ये सब चीजें सरकार की तरफ से है। और हमारे यहाँ इन सब चीजों से सरकार पल्ला झाड़ रही है। यूनिवर्सिटियों को मिलने वाली ग्रांट तक खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि आप अपना धन खुद अर्जित करें, और पैरेलल एक समानांतर एक निजी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। तो ये इस सारी पूरी सरकार की हमें मंशा और इसकी पूरे सरकार को, देश को तबाह करने का जो इरादा है, इसको समझना होगा और इसके लिए इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप अभी हाल ही में देखिए, ये मतलब संविधान को की धज्जियां किस तरह उड़ा रहे हैं। सीए लाए संविधान की स्पिरिट के एकदम खिलाफ, बहुमत का दुरुपयोग करते हुए, और उसके लिए पूरे देश में आंदोलन मचा। शाहीन बाग एक मूवमेंट की तरह खड़ा हुआ, उसको दबाया गया, दंगे हुए दिल्ली में। इसके बाद किसान आंदोलन के साथ वही हादसा हुआ कि किसान फार्म बिल भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी पीपल। तो ये सरकार हर वो काम कर रही है जनता के खिलाफ। तो अब हमें ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर भी सोचना होगा कि अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चुना है, तो चुने हुए लोगों पर हमारा सीधे अधिकार होना चाहिए। हमें संविधान की तमाम सारे प्राविधानों के ढांचे में भी जाना होगा, क्योंकि अंबेडकर ने इस संविधान को देते हुए एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ये संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इसको पालन करने वाले में नैतिकता है, संवैधानिक नैतिकता है, वरना ये कागज के कुलंदा से कुछ नहीं। उनका इस संविधान में यकीन ही नहीं था, और वो जानते थे कि जिन अंतर विरोधों से ये देश बना हुआ है, जिन अंतर विरोधों से ये देश निकल के आया, जातिवाद, धार्मिक मतभेद, वो उनके बाद ये जब राजनीतिक मतभेद और राजनीतिक स्वार्थ पैदा होंगे, तब इस देश की स्थिति बहुत भयावह होगी, और तब जिसको सोकार लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने जो स्टेट एंड माइनॉरिटी का प्रपोजल शेड्यूल ट्राइब फेडरेशन की तरफ से लाए थे, उन्होंने कहा कि ये असली संविधान है, मैं इसको असली संविधान मानता हूँ, जिसमें उन्होंने कृषि का राष्ट्रीयकरण, भूमि का राष्ट्रीयकरण, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, इन चीजों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इन चीजों के जरिए देश को बचाने की पूरी मुहिम की थी। अगर आज वो चीजें होती तो ये किसान फार्म बिल, उस चीजों को इसमें जो गांव में समस्या हो रही, जो अंधविश्वास इस तरह के धोनी और इसके ऊपर कुछ बताएं, उन पर कि क्या है, क्यों किया जा रहा है ये। हाँ, ठीक। मैं अब गांव की बात कर रहा हूँ कि गांव की आबादी जो 65% है, उसके लिए जो गांव का स्वास्थ्य बंदोबस्त है वो निहायत लचर और कमजोर है। डॉक्टरों की भर्ती नहीं की जा रही है, वार्ड वार और एएनएम के माध्यम से वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था चलाई जा रही है। वहाँ पर दवाइयाँ नहीं, वैक्सीन का तो बात ही छोड़िए, वहाँ जांच का बंदोबस्त नहीं है। तो जब पूरा ढांचा, जो स्वास्थ्य का पूरा ढांचा राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कमजोर है, उसी के तहत ग्रामीण स्तर पर भी हमारा स्वास्थ्य का ढांचा एकदम लाचार है, और इस सरकार ने तो उसको और भी ध्वस्त कर दिया। इसके साथ साथ हमें ये भी कहना है कि ये सरकार लगातार कॉर्पोरेट, अभी जो ये फार्म बिल भी आया है, ये कॉर्पोरेट के प्रमोट करके लिए आया है। इसी तरह ये स्वास्थ्य व्यवस्था को भी, जो इन्होंने इंश्योरेंस के जरिए आयुष्मान योजना को चलाया था, वो उसको, जिसका ये ढोल पीटते थे, जिसके तहत कहा आयुष्मान योजना के तहत हर आदमी को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, वो उस आयुष्मान योजना का सारा बजट इन्होंने दिया है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को, और उससे किसी को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई भी आदमी किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, एकदम हाथ खड़े कर देता है। तो ये हाल है हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था विशेषकर। और सरकारी अस्पतालों का ये हाल है, सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर शहरों में ठीक ठाक है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी गिर गई है कि आदमी सरकारी अस्पताल में जाने के बजाय नर्सिंग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। तो ये समानांतर जो उन्होंने निजी व्यवस्था खड़ी की है, चाहे एजुकेशन की फील्ड में खड़ी की हो, चाहे चिकित्सा की फील्ड में, उसने हमारी मशीनरी की क्रेडिबिलिटी को एकदम ध्वस्त कर दिया।
ये सारे वो वजूहात हैं जो आज आपदा का सामना करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये सब चीजें सरकार जानती थी कि आने वाले समय में ये होना है, और वो बराबर चुनाव पर फोकस कर रही थी। तो उसका मेन फोकस था कि हम कैसे बंगाल फतेह करें। आज उन्होंने अगर बंगाल फतेह कर लिया होता तो वो आज यही कहते कि हम किसान, एक फार्म बिल पर भी मोहर लग गई होती, और ये कोरोना को भी कहते कि देखिए कोरोना भी हमने जीत लिया है। तो ये पूरे सरकार की हिपोक्रेसी और उसकी वो समझना होगा, उसकी मंशा को समझना होगा, और इस सरकार को हटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उसका बेहतर विकल्प हमें ढूंढना होगा, ऐसी व्यवस्था जो करिश्माई व्यक्तित्व की मोहताज ना हो, जिसके पास अपनी योजनाएं हो, जिसके पास अपनी कार्यप्रणाली हो, डेमोक्रेटिक कार्यप्रणाली, किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित ना हो। मैं ये मेरा कहना है। हाँ, धन्यवाद कटिया साहब। मैं मांझी साहब से कहना चाहूंगी, मांझी साहब, ये जो सरकार फेल हुई है, सरकार का उद्देश्य क्या है, ये तो कटियार साहब ने बताया। और ये तो इस पर तो अब लगातार चर्चा होती ही रहती है। लेकिन मैं आपसे दूसरे तरीके से जानना चाह रहा हूँ, जो ये कि अंधविश्वास जो फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास वैसे देखने में बड़ा सामान्य चीज लगती है कि अरे भाई वो ठीक है, भाई उसको विश्वास होगा वो करके, या उसको गोमूत्र में विश्वास होगा, गोबर में विश्वास होगा, इसलिए वो कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से बड़े लेवल पे किया जा रहा है, ये जानते हुए कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल नहीं है, जब शहर की स्वास्थ्य सेवाएं जो थी वो चरमरा गई, गांव में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी ग्रामीण जो अशिक्षित होते हैं, तो वो वैसे भी इन टेस्ट वेस्ट से दूर भागते हैं। ऐसे में ये जो टोना टटका इस टाइप की चीजें वहां पहुंचाई जा रही हैं, तो ये कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है? मैं इसको दूसरे जरिए से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये प्लान्ड वे में तो नहीं किया जा रहा? मेरा ये साजिश का जो सोचना वो इस तरीके इसलिए है कि जितने भी इस तरह के उदाहरण मिल रहे हैं, वो बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मिल रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी है अंधविश्वास, तो सभी पूरे देश में है, ग्रामीण इलाकों में है। लेकिन जो उदाहरण मिल रहे हैं बड़े लेवल पे, वो बीजेपी शासित राज्यों में मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में, यूपी में, हरियाणा में या गुजरात में। और उनके पीछे कई जगहों पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या भाजपा के एमएलए वगैरह भी रहे हैं, और उन्होंने मंत्रियों तक ने कभी कभी इन चीजों का समर्थन किया है। पिछले साल आपने देखा होगा कि अठा वाले गो कोरोना कहते हुए, चिल्लाते हुए देखे गए थे। संबित पात्रा मंत्र जो है, टीवी पर डिबेट के दौरान मंत्र पढ़ने लगे कि उससे कोरोना भाग जाएगा, इन मंत्रों से कोरोना भाग जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है, तो ये नॉर्मल कोर्स में है। कुछ लोगों की अंधविश्वासों में श्रद्धा कर, या ये कोई साजिश है कुछ लोगों की, जिस गांव को तबाह करने की, जिससे कि जो सरकार की विफलता है वहां से ध्यान हट जाए। कटियार साहब दोनों को अभिनंदन, स्वागत है। तो मैं पहले एक बात मैं रखना चाहती हूँ। हाँ, रखिए। तो 1976 में हमारी संविधान का जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था। वो अमेंडमेंट आर्टिकल 51A में है। वो आर्टिकल में जो आर्टिकल में ABCD सब है, एच में जो बताया था आर्टिकल का उद्देश्य क्या है, ए फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द स्टेट, इसी के बारे में बताया। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है स्टेट का? आर्टिकल 51AH, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कारण एक विज्ञान और विज्ञान जो होता है, विज्ञान जो चिंतन होते हैं, साइंस को डेवलप करने के लिए एक स्टेट का ड्यूटी है। ये 1976 42nd अमेंडमेंट में लेके आए।
उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 1976 के बाद 2014 में जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उसी समय एक 18 अक्टूबर 2014 में रिलायंस फाउंडेशन का एक हॉस्पिटल उद्घाटन हुआ था मुंबई में। उसी हॉस्पिटल उद्घाटन करने के लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो भाषण दिया था वो बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण, वेरी इंटरेस्टिंग भाषण है। वो क्या बता है, जो हमारा देश में, भारत में बहुत युग से साइंटिफिक इनोवेशन हो गया, वो मेडिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, बहुत इनोवेशन, वो इनोवेशन के बारे में बताया। जो ये जो महाभारत है, ये महाभारत में कर्ण को जो जन्म हुआ था वो मादार का गर्भ में हुआ नहीं, मादार का गर्भ से बाहर में हुआ है। इसको बोल रहे हैं जेनेटिक साइंस। और क्या बताया, जो गणेश का जो सर्जरी हुआ था, वो सर्जरी इंडिया में मौजूद था। एक कहने का एक पर्पस है। और वो कहा किसके पास बोल रहे हैं, ए ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स, उसके सामने भाषण दे रहा है। इसी बारे में बहुत चर्चा भी हुआ है। उसके पहले तो 2014 के पहले तो एक नेशनल लेवल से भी एक बहुत कॉन्स्पिरेसी इंजीनियर हुआ था, वो गणेश दूध पी रहा है, आप लोग सब जानते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है, जो स्टेट का ड्यूटी पालन करना है, जो साइंटिफिक एडुकेशन, और वो प्राइम मिनिस्टर अनसाइंटिफिक बात शुरू कर दी। इसके कारण क्या है, जो हम लोग हिंदू राष्ट्रवाद बोलते हैं, एक हिंदू राष्ट्रवाद को तैयार करने के लिए जो पहले से एक पृष्ठभूमि था, वो गांव लेवल से शुरू करके हर जगह में उसका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयं सेवक ये तो कर रहे थे। जो फुल फ्लेज पावर में आ गए भाजपा सरकार, उसको प्राइम मिनिस्टर ये बात रखा। ये बात रखने का कारण ऐसा है, और उसी समय भी बताया, तो हमारा देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आना है। उसी दिन वही भाषण में ही बताया। कारण क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के आने ना जरूरी कैसे है, वो हमारे समाज, हमारा जो हेल्थ सिस्टम में बहुत मशीनरीज होता है, वो मशीनरीज को रिप्लेस करना है, वो मशीनरीज को लेके आना है। इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आना जरूरी है। इसके पीछे क्या है, दो चीज मैं समझते हैं। तो अभी जो राष्ट्र जो स्टेट जो अभी चला रहा है, ये स्टेट के अंदर क्या है, जो फॉरेन कैपिटल के साथ ये जो अंधविश्वास होता है, ये अंधविश्वास एक फ्यूडल सिस्टम से आते हैं, ब्राह्मणिज्म से आते हैं, हिंदुइज्म। ये जो फिर मैं आ रहा हूँ, जो कारण क्या है, जो हिंदुत्व जो राष्ट्रवाद होता है, ये धर्म से जुड़े हुए हैं। और धर्म के अंदर ही जो संस्कार बोलते हैं, जो कुसंस्कार बोलते हैं, जो संस्कार भी बोलते हैं, ये धर्म के साथ जुड़े हुए। दो संस्कार है, संस्कार के मीन्स जो विश्वास, और संस्कार भी रिफॉर्म भी होते हैं, दोनों तरीका होते हैं। आर्टिकल 51A में बोल रहे हैं जो रिफॉर्म करो, मीन्स इसको एडवांस करो, ये अंधविश्वास को हटाओ। अंधविश्वास को हटाने के बाद एक साइंटिफिक रिफॉर्मेशन का जरूरी है, ये स्टेट का ड्यूटी है। और वो क्या कर रहे हैं, जो अंधविश्वास के साथ पूंजी का जो गठबंधन वो जुड़ रहा है। इसी कारण से जो एक प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मंत्रिमंडल, उसके पार्टी का, ऑर्गेनाइजेशन का, आरएसएस का जो सारी जो शाखा है, जनता के दिमाग में ये अंधविश्वास लेने का एक कारण है। कारण हिंदू राष्ट्र गठन करने के लिए, हिंदू राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए अंधविश्वास एक इंपॉर्टेंट टूल्स है।
नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टूल्स, ये फंडामेंटल टूल्स है। अंधविश्वास में लोग को कोई साइंटिफिक चिंतन से दूर से हटाना है। जैसे आर्टिकल 51 में बताया, जो साइंटिफिक जो थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करो, इसको रिफॉर्म करो, तुम इंक्वायरी करो, तुम देखो व्हाट इज, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वेदर इट इज ट्रूथ और नॉट। इसको हटा के एक अंधविश्वास पैदा करने के लिए, जनता के दिमाग में एक अंधविश्वास के ऊपर सरेंडर करने के लिए, हिंदू राष्ट्रवाद ऐसा ही होता है, डोंट मेक एनी क्वेश्चन। हिंदू राष्ट्र के लिए कोई उंगली ना उठाओ, हिंदुत्व के लिए कोई उंगली नहीं उठाओ। इसी कारण से अनसाइंटिफिक थिंकिंग प्रोसेस को, उसको जो मजबूती, जो फाउंडेशन होता है, वो फाउंडेशन को जोरदार करने के लिए ये शुरू हुआ है 2014 में। उसके बारे में आप धीरे धीरे देखिए, गोमूत्र, गोबर, गो, उसके बारे में भी किया है। साइकोलॉजिकली जो लोग बीफ खाते हैं, जो लोग गाय को गाय माता बोलते नहीं है, हिंदू, हमारा देश में केवल कोई रिलीजन नहीं, बहुत लोग साइंटिफिक लोग बीफ भी खाते हैं, जो साइंस के बारे में, कारण उसके सामने मीट ही है, उसके सामने पशु कोई माता होता नहीं है, पशु पशु ही होता है। उसको खिलाफ जो अंगुली उठाते हैं, उसको लिंचिंग कर रहा है, उसको एंटी नेशनल बोल रहे हैं। ये साजिश है, एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी। ये पावर में आने के बाद एक इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसके हम लोग फाइनल रेट की क्या देखा है 2020 में, जो कोरोना का जो पहली लहर आ गया, थाली बजाओ जो प्रोग्राम लेके आएंगे, ये प्रोग्राम में सारी जो मिडिल क्लास हो, पढ़े लिखे आदमी हो, जो भी हो, ये जो एक आतंक पैदा हुआ है सारा दुनिया में कोरोना के ऊपर, वही आतंक पैदा के साथ साथ उसके साथ जो हिंदू राष्ट्रवाद को जोड़ दिया। सारी जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बहुत डॉक्टर को भी देखा है, बहुत इंजीनियर को देखा है, जो रिसर्च करने वाला, मैं जो दिल्ली में रहने वाला जो मोहल्ला में है, मैं बहुत देखा है, सारी लोग घंटा बजा रहे हैं। इसके मीनिंग है क्या? आदमी का जो साइंटिफिक जो थिंकिंग प्रोसेस है, इसको रोक दो, इसको बंद कर दो। साइंटिफिक प्रोसेस को थिंकिंग प्रोसेस से हटाने के बाद एक विश्वास के ऊपर उसको दिमाग को सरेंडर कर दो। फिर भी एक पॉइंट आ रहा है, राम मंदिर जजमेंट में ऐसा ही हुआ है। राम मंदिर का लिए जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट, ये जजमेंट में है विश्वास के द्वारा हम लोग राम मंदिर गठन करने के लिए जजमेंट हो रहा है। देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो साइंस, देयर इज नो आर्गुमेंट। सारा भारत में ये जो हिंदू राष्ट्रवाद का जो एक कॉन्स्पिरेसी स्टेप बाय स्टेप इसको जनता के दिमाग में घुसा दिया। कारण क्या है? जो रिलीजियन होते हैं, रिलीजियन के साथ हमारा समाज में रिलीजियन ज्यादा रिफॉर्म हुआ नहीं। आइदर इट इज हिंदू रिलीजियन, आइदर इट इज मुस्लिम रिलीजियन, आइदर एनी रिलीजियन का अंदर भी, यूरोपियन सोसाइटी में क्रिश्चियनिटी का अंदर भी रिफॉर्म हुआ है। बहुत पहले न्यू टेस्टामेंट आ गया, उसके बाद भी आज तो रिलीजियन के साथ स्टेट का कोई रिलेशन नहीं है यूरोपियन कंट्री में। वो चाहते हैं स्टेट के साथ रिलीजियन को जुड़ने का। कारण स्टेट के साथ रिलीजियन का जुड़ने का कारण क्या है? आदमी को जो दिमाग में अंधविश्वास पैदा हो जाएगा, वो पैदा से स्टेट को कोई चैलेंज करेगा नहीं, स्टेट के सामने कोई उंगली उठाएगा नहीं। साइंटिफिक प्रोसेस में क्या होता है, वो दिमाग में सब छूट गया। बच्चे लोग देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम में कैसे साइंटिफिक चिंतन को हटा दिया। और कोरोना जो पेंडेमिक आ गया, ये पेंडेमिक को कैसे आदमी फाइट करेंगे, ये फाइट करने का बहुत चीज होता है। शरीर को सुस्त रखो, मेंटली सुस्त हो, बहुत कुछ प्रोसेस है, साइंटिफिक मेडिसिन भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। तो आज देखिए, आज सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ध्वस्त हो गया, वो
उसके अंदर भी हिंदू राष्ट्रवाद के अंदर भी एक आतंक भी पैदा हो गया। उसको आतंक क्या है, कितना दिन झूठ बोल के अंधविश्वास बोल के आदमी को बांध के रखेंगे। इसी कारण से 15 में आरएसएस चीफ माननीय माननीय मोहन भागवत जी का एक भाषण आए। मोहन भागवत जी क्या बताया, जो साइंटिफिक साइंस एज ट्रूथ के साथ चल रहा है, और क्या बताया, साइंस के साथ ट्रूथ के साथ चलना है, साइंटिफिक रिजिम को विश्वास करना है, जो आयुर्वेदिक जो सिस्टम उसको भी एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं हुआ उसको देखना है। इसको पीछे भी एक साजिश मेरा तो लग रहा है, इसको पीछे एक साजिश भी है। वो 2014 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बताया था नरेंद्र मोदी जी, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरा से पूरा लागू करना है देश में। कारण अभी जो साइंटिफिक मेडिसिन तो फॉरेन कंपनी इधर प्रोड्यूस करेंगे। रामदेव का जो भारत की जो इंडियन कैपिटल के साथ जो फ्यूडलिज्म का जो गठबंधन रामदेव को लेके पैदा किया था, गोमूत्र है और सारी चीजें, इसी में जो कॉन्ट्रडिक्शन आए हैं, मिडिल क्लास बीजेपी के साथ हट रहे हैं, मिडिल क्लास बीजेपी के साथ नहीं है, छोटे छोटे व्यापार मंडल बीजेपी के साथ नहीं है। अभी जो छात्रा युवा जो साइंटिफिक प्रोसेस में है वो सारी चीज को सामने लेके आ रहा है। इसीलिए वो एक नया जो इधर प्रोसेस है, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्ट को लागू करना, बड़े बड़े कंपनी खुलना, ऑक्सीजन गैस प्लांट बनाना, वैक्सीन बनाना, राष्ट्र का कोई उद्योग नहीं है। और इसके पीछे और एक कारण है, अब जो कटियार साहब जो बताया, इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस में 100% एफडीए लागू करेंगे। ये देखिए, मैं जो देखिए जो हिंदू राष्ट्रवाद का चीफ होता है, देखिए मैन, इंग्लिश में कहावत है, मैन शुड बी जजेस बाय हिज इंटेंशन नॉट बाय हिज स्पीचेस एंड बिहेवियर। वो कोई बोल रहा है, उसको इंटेंशन को फॉलो करना है। उसको इंटेंशन है वो फॉरेन जो कैपिटल है उसको वो रिप्रेजेंटेटिव है, और वो हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्रवाद को जुड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। इंटेंशन को मैं देखते, जो लोग जो बात करते हैं उसको इंटेंशन, उसको भाषण में, उसको बिहेवियर में हम लोग सोचते नहीं। ये इंटेंशन है अभी फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लागू करना, और उसका जो इंटेंशन है राष्ट्रवाद को कब्जा, राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए। इसी कारण से गांव में जो अंधविश्वास आज पैदा कर दिया, वो अंधविश्वास से आदमी भी हट रहा है। जिसका घर में मौत हो रहा है उसको बोल रहा है अरे भगवान तो तुम्हारा, अरे मैं खुद, मेरा एक एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, मेरा जो सेकंड डोज सुप्रीम कोर्ट में गया था लेने के लिए, मेरा साथ और एक एडवोकेट था, नाम बताओ, तो हमको मैं बताया आप क्या फील कर रहे हैं, अभी सेकंड डोज हो गया, मैं तो भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया। अरे जो मौत के कारण से मुझे लगा भगवान उसको मौत का डेट तैयार करके रखा है। देखिए, बीइंग ए लॉयर क्या अनसाइंटिफिक है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। स्टेट भी भगवान, पॉलिटिकल पार्टी भी भगवान, सारी रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन भी भगवान है। कारण क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस में डेमोक्रेसी आगे बढ़ते हैं। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस को हमारा बहुजन समाज में हम लोग लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कारण बहुजन समाज जो समाज है, जो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, जो रिलीजियन में फंसे हुए हैं, इसको बाहर निकालने के लिए उसके सामने केवल साइंटिफिक ट्रूथ सामने लेके आना है। साइंस ट्रूथ को सामने लेके आना एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है। ये डेमोक्रेटिक साइंस को हटाने के लिए सारी कोशिश है। आज ये अंधविश्वास से वो भी हम लोग देख रहे हैं, जिसका मौत हो रहा है, जिसके घर में खाना नहीं है, जिसके घर में कुछ नहीं है, बचे नहीं है, वो भगवान से हट रहा है। वो रियलिटी को सोच रहे, व्हाट इज द रियलिटी, जीवन में क्या रियलिटी होता है, जीवन में क्या ट्रूथ होता है। तो ठीक है, भगवत जी बताया जो साइंस एंड ट्रूथ, आई वेलकम हिम,
बट आपका मन में क्या है इसको सोचना चाहिए। आप सारा जीवन तो रिलीजियन के बात किया, हिंदू राष्ट्रवाद के बात किया, आपका भाषण कम से कम तो मैं बहुत अच्छा लगा है, तो उसके पीछे क्या है वो भी जनता को जानकारी हो जाएगा। मुझे है अंधविश्वास के पीछे क्या, राष्ट्र का भूमिका क्या होता है, अंधविश्वास के पीछे पूंजी का क्या भूमिका होता है, अंधविश्वास का पीछे बहुजन समाज को अंधविश्वास में रखने के लिए इसको भूमिका क्या होता है, हमको सोचना चाहिए। दैट इज द क्रोनोलॉजी। धन्यवाद माजी जी, आपने बड़ा गहराई में जाकर इस समस्या को का विश्लेषण किया कि ये एक साजिश है जो अंधविश्वास को फैलाने की, ताकि सरकार की कारगुजारियों से ध्यान हट सके। और जैसे कि तानाशाह होते हैं, धर्म के आधार पर ही हमेशा ये लोग तो जीतते भी रहे। हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका एक सपना है, और हिंदू राष्ट्र तभी बन पाएगा जब धर्म का आवरण पूरी जनता पड़ा रहेगा। और ऐसे समय पे जब वो हट रहा है, उससे मोह भंग हो रहा है, और जैसा कि अभी यूपी में पंचायत चुनाव में देखा, वहां पर भी हारे हैं, बंगाल में हारे हैं, और दूसरे राजस्थान, मध्य सब जगह हारे हैं। तो उससे लग रहा है कि अब धर्म का प्रभाव धीमे धीमे हट रहा। तो ऐसे में उनको फिर से उसमें फांसने के लिए अंधविश्वास का जाल फैलाया गया है। और तो कटियार साहब से मैं इसी संबंध में और बात करना चाहूंगा कि इस संबंध में आपके क्या विचार हैं। और देखिए शहर में किस तरह दो तरीके से एक पूरी साजिश चल रही है। गांव को अंधविश्वास में फंसाया रहो, अगर मरेंगे तो कह दिया जाएगा कि तो वो ये नहीं सोचेंगे कि सरकार ने अच्छी डॉक्टर हमारे पास नहीं भेजे, अच्छी दवाइयां नहीं भेजी, वो वैक्सीन हमारे नहीं लगी। वो ये सोचेंगे कि हम कि देवी नाराज हो गई, माता नाराज हो गई, उस वजह से हमें हमें मौत हो गई, हमारे बच्चों की मौत हो गई। तो किस तरीके की साजिश के तहत इस बात को गांव में गांव के की संख्या जहाँ पे जो 90 करोड़ लोग रहते हैं उनको इस अंधविश्वास के जाल में फंसाया जा रहा है। वहीं शहर में जो जरा सा जो वो सेवा वगैरह में कर रहे हैं, उनको जन सेवा में लगे हैं, और जन सेवा करते करते इनकी भी अगर कोई कमियां उजागर कर दे रहे हैं तो उनको पकड़ के जेल भेजा जा रहा है, उनके खिलाफ पूछताछ उनके साथ की जा रही है। अभी देखिए कल एक हुआ, पोस्टर एक लगाया दिल्ली में, और उसी में 25 एफआईआर हुई, 25 लोग अरेस्ट कर दिए गए। उस पोस्टर में क्या था? कुछ नहीं था। उस पोस्टर में केवल इतना लिखा था कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। अब देखिए उसमें कोई मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ किसी ने अमर्यादित भाषा का उस पोस्टर में प्रयोग नहीं किया। एक बहुत ही सभ्य भाषा में उसने पूछा, और उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने ही जो है 90% जो वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई, तो सरकार ने शुरू में उसका क्रेडिट लिया कि हम मानव सेवा के लिए इस वैक्सीन को हमने क्रेडिट वो एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि हम चाहते हैं पूरे विश्व में जो है कोरोना खत्म हो। उन्होंने ये नहीं बताया और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार करी है, तो हम हमारे वैज्ञानिकों के तैयार करिए। उसका ये चीज को स्वीकार मोदी जी ने भी किया, उनके विदेश मंत्री ने भी किया, तमाम लोगों ने किया। लेकिन अब जब ये आरोप लगने लगे कि देश में लोग मर रहे हैं, तब आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। तब उन्होंने बताया कि साहब वो तो हमारा तो उसमें कुछ लेना देना नहीं है, वो तो जो सीरम इंस्टीट्यूट है या भारत बायोटेक है, उनका उन कंपनियों से करार है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है। मतलब वैक्सीन जो है का फार्मूला इस देश के वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है, इस वैक्सीन का फार्मूला यूरोप में बना है। जैसे कि इसका जो सीरम इंस्टीट्यूट वाली जो कोविशील्ड है, वो ऑक्सफोर्ड वगैरह में उसका इजाद हुआ है। और उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एक करार किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि इसमें 90% जो है वैक्सीन आप हमको दोगे, या हम जहां बताएंगे उन देशों को एक्सपोर्ट करोगे। 10% वैक्सीन आप अपने सरकार को दे सकते हो, या सरकार के बताए हुए लोगों को दे सकते हो। तो ये देखिए, जब ये मामला खुल गया और ऊपर से जब आया, तब ये सरकार के लोग खुद इस बात को स्वीकार करने लगे। उनके प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कहा कि भाई हमने कोई थोड़ा एक्सपोर्ट करी, हमारी जगह कोई और भी गवर्नमेंट होती उसे भी एक्सपोर्ट करना पड़ता, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट था जिस कंपनी ने इस वैक्सीन को बनाया। तो अब देखिए, वैक्सीन
हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई, वो यूरोप में बनी। वैक्सीन एक्सपोर्ट अगर 90% हुई है तो वो बाउंड थे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कि 90% उनको भेजनी है, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है जिसने फार्मूला बनाया, जिसने रॉ मटेरियल दिया, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था ये। लेकिन इस चीज तो उसी आधार पे अगर आपने शुरू में इस चीज को स्वीकार कर लिया होता और नहीं कहा होता कि हमने जो है एक्सपोर्ट करी है मानवता के नाम पे, तो कोई ये पोस्टर नहीं लगाता कि आपने हमारे बच्चों को वैक्सीन क्यों भेज दी। दूसरी बात, अगर लगा भी दिया तो क्या इतना बड़ा मामला है कि उस पर जो है रातों रात जो है लोग अरेस्ट कर लिए गए, कि उसमें ऐसी तो कोई मर्यादाहीन बात नहीं। दूसरे आप देखिए कि आज जो है बंगाल में पुराना मामला है नारद वाला, जिसमें कि स्टिंग ऑपरेशन में कुछ लोगों को बात की गई थी, और उस समय वहां के कुछ नेता थे जिन्होंने, मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम आपको कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे, जबकि वो कंपनी फर्जी थी, वो ऐसी नाम कंपनी थी तो कोई फायदा पहुंचा भी नहीं। वो लोगों के खिलाफ आज जो है उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें और उस समय जो भी चार्जेस थे उनमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे शुभेंद्र अधिकारी है जो आज भाजपा में है, उनके खिलाफ कोई काम नहीं हुआ। तो इस तरह की जो दोहरी नीति हो रही है, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है राजनीतिक स्तर पर विपक्ष को ध्वस्त करने की, और समाज में जो विचार, उनके विपरीत विचारधारा के लोग हैं, वो अगर काम कर रहे हैं समाज सेवा में, उनको ध्वस्त करने की। और जो गांव का आदमी जो जहां पर 75% 80% वोटर रहता है और वो अगर अगले चुनाव में उनके खिलाफ वोट न दे तो उनको अंधविश्वास में जगड़ा जा रहा है। इस संबंध में अपने विचार कटियार साहब रखें। देखिए, ये सरकार का जो झूठ है, हर मुद्दे पे, हर कदम कदम पे इनका झूठ एक्सपोज होता है। नोटबंदी वाला मामला देखा, इन्होंने कहा कि हम काला धन लाएंगे, वो सिर्फ पूंजीपतियों को पैसा देने के लिए ये सारा का सारा किया काम था, जिसमें रिजर्व बैंक के को भी अंधेरे में रखा, रिजर्व बैंक के बोर्ड को से परामर्श भी नहीं किया, और पूरी की पूरी देश की अर्थव्यवस्था को दसियों साल पीछे ढकेल दिया, और झूठ पे झूठ बोलते रहे कि हम काला धन लाएंगे, काला धन से होगा। इसी तरह ये राफेल में भी इन्होंने झूठ बोला, उसमें सीएजी ने गोलमाल किया, सुप्रीम कोर्ट में मामले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नोटिस नहीं लिया। तो सारे चीजों में ये झूठ बोलते हैं। कोरोना वाले मामले में इन्होंने कितनी छाती पीटी कि हमारे वैज्ञानिकों ने ये कर दिया, हमारे वैज्ञानिकों ने ये कर दिया। सवाल यह है कि रिसर्च पर आप एक पैसा ही नहीं खर्च कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के रिसर्चेस पर जो फंड्स थे वो आपने कर्टेल कर दिए, और जो साइंटिफिक रिसर्चेस हो रही, अब आपने इसरो तक को तो आपने प्राइवेट हाथों में दे दिया। इसरो जो हमारा स्पेस रिसर्च का काम करता, उससे भी निजीकरण हाथों में दे दिया। ये सारा काम देश को बर्बाद करने का कर रहे हैं, और छाती पीटते कि हमारे वैज्ञानिकों ने ये कर दिया। ये सारी रिसर्चेस बाहर से आई थी, वो हमारी कंपनियों ने उनके फार्मूले लिए, और वहां से कच्चा माल आया। उन कच्चे माल के अगेंस्ट हमारा करार था कि हम उनको वैक्सीन देंगे, और ये छाती पीट रहे थे सारे हमारे वैज्ञानिकों ने ये कर दिया। जो हमारा ये गया है, वो पूना का जो हमारा सीरम वाला बेचारा यहाँ इंग्लैंड चला गया, तो वो उसकी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सरकार ने अभी तक उसको ऑर्डर ही लिया, अपना कच्चे माल का एडवांस पैसा दिया कि हमें कितना वैक्सीन बनाना है। वो अगर थोड़ा बहुत वैक्सीन बना के रख ले और ना बिके तो क्या करे। ये सारी जालसाजी सरकार की है। सरकार झूठ पे झूठ बोलती है, बस उसको ये लगता है हर दुर्घटना को, हर डिसास्टर को जनता भूल जाती है। जनता को सिर्फ याद रहता है हिंदू मुस्लिम, धर्मांधता, गायत्री, गोबर, गोमूत्र, इनसे हम जनता को गुमराह कर लेंगे। लेकिन साथियों, जो चीजें अब अभी जैसे कंवल जी ने कहा कि बंगाल में हुआ और ये हुआ, ये तो देखिए बदलाव तो होगा। जब 70 साल से 65 साल की कांग्रेस को बदलाव हुआ, जो कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी, तो ये तो एकदम देश को बर्बाद करने के लिए बर्बाद तो होगा। लेकिन सवाल ये है कि देश में जब भी कोई मूवमेंट खड़ा होता है तो बड़ी उम्मीद खड़ी होती है। किसान आंदोलन भी हमारे लिए बड़ी। हाँ माजी साहब, माजी साहब, हाँ जी, आप बताएं, ये जो इस व्यवधान हो गया कटियार साहब के यहाँ, पता नहीं कहाँ से पीटीओ कौन सा शुरू हो गया, उसकी आवाज आ रही, तो आप अपने इस पर अपने विचार स्पष्ट करें, और जिस पर र्यूमर उड़ रहा है इस पर ही बताएं कि कहाँ ये कोरोना कॉमन फ्लू है। इवन हमारे
पढ़े लिखे हमारे बहुजन समाज के लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब ये कारपोरेट लोगों का जो है एक साजिश है, तो ऐसे में तो हमारे ये अंधविश्वास फैल रहा है। और हमारे लोग अगर ये कहेंगे साहब ये कॉमन फ्लू है, तब तो हमारा बहुजन समाज का कौन बचाएगा? देखिए, कॉरपोरेट का जो ये साजिश है कि नहीं है, ये तो देखिए, ये प्रोपागंडा से दूर से रहना जरूरी है। कारण क्योंकि साजिश है नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है समाज को बचाना। वही मैं इसी बोल रहा हूँ। देखिए, असली बात है, ये वायरस है, वायरस है, इसी से तो कम से कम एक ये तो हर 100 ईयर्स में ही दुनिया में ऐसा होता है कि बोलता ही नया हुआ नहीं। 100 साल पुराना प्लेग हुआ था, उसको पहले यूरोप में जो फ्रेंच फ्लू, उसी फ्रेंच फ्लू में वो तो लगभग 100 साल से भी ज्यादा है। तो ये तो अतिमारी महामारी जो बोलते हैं, जो पेंडेमिक बोलते हैं, पेंडेमिक तो होता ही है, वो 100 साल के अंदर भी जो भी होता है, बहुत टाइम में हो रहा है पेंडेमिक। और इसको केवल कॉरपोरेट का साजिश बोल के इसको डाइवर्ट करना भी जरूरी नहीं है और उचित भी नहीं है। कम से कम पहले हम लोग को चाहते हैं जो आदमी को सचेतन करना है। कारण सेकेंड जो वेव आ गया, सेकेंड वेव में एक कोरोना को विस्तार गांव में हो गया। पहली चरण में जो कोरोना हुई थी, उसी कोरोना में शहरी इलाका में ज्यादा प्रभाव हुआ था, गांव में ज्यादा उसको प्रभाव हुआ नहीं। वो सेकेंड वेव में गांव में एक जो वायरस का जो संक्रमण हो रहा है, ये वायरस से संक्रमण इतना एक वायरस है जिसको हेल्थ का भी कोशिश होना चाहिए, फिर भी साइंटिफिक मेडिसिन भी जरूरी है, साइंटिफिक इलाज भी जरूरी है। हमारे देश में जो कटियार साहब भी जो बताया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से कोई चीज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कारण हमारी जो देश में जो हेल्थ सेक्टर में जो बजट होना चाहिए था, वो स्टेट बजट हो भी सेंट्रल बजट हो, इतना मिनिमम बजट है। और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो शहरी इलाका में है और वो कॉरपोरेट के हाथ में चला गया। कॉरपोरेट हो कि छोटे छोटे उद्योगपति हो, उसके पास में कंट्रोल में है। जो पब्लिक हेल्थ हम लोग बोलते हैं, जो पब्लिक हेल्थ का जो क्राइसिस एक कोरोना समय में हम लोग देख रहे हैं, प्राइवेट पब्लिक हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना बहुत जरूरी है। देश में पब्लिक हेल्थ क्यों डेवलप किया नहीं, इसके पीछे भी कारण है। कारण है देश की जो वर्किंग मास होता है, जिसके जो मजदूर वर्ग होता है, किसानों होता है, इसमें जो बहुजन समाज होता है, वो गरीब होता है। और इसी जो हमारा स्टेट का जो कैरेक्टर होता है, ये स्टेट का कैरेक्टर होता है जो समाज में जो शासन करते हैं, जो समाज, जैसे हम रूलिंग क्लास बोलते हैं, रूलिंग कास्ट बोलते हैं, वो वही स्टेट को वो कंट्रोल करते हैं। उसका दिमाग और उसका जो बहुत इनका जो मानसिकता है, मैं मानसिकता रूप से ही बोल रहा हूँ। कारण वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश किया नहीं, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को डेवलप किया नहीं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना राष्ट्र का जिम्मेदारी है, स्टेट का जिम्मेदारी है। और राष्ट्र स्टेट का जिम्मेदारी होता है, इसी कारण से ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये स्टेट का ड्यूटीज है इसको करने के लिए। एक टास्क आ गया, देखिए वो जो आप बोल रहे हैं जो कॉरपोरेट का साजिश है, वो अभी कॉरपोरेट का क्या साजिश है, वो तो एक इकोनॉमिक कंडीशन होता है, जैसे मंदी के कारण होता है ये सब। इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ पहली चरण में जो डेथ हुआ था कोरोना का, वो डेथ में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का भी डेथ हुआ है।
इसी सेकंड जो वेब में भी ज्यादा से ज्यादा शहरी इलाका में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का आदमी का डेथ हो गया, और फिर एक कोरोना गांव में चला गया। कारण सब कुछ चीज में जो एक क्लास का जो कॉन्सेप्ट आते हैं, वो एक क्लास के कॉन्सेप्ट में केवल मजदूर को भगाने का प्रोग्राम है कि नहीं है, अभी उसको बाद में इसको स्टडीज होगा। अभी जो हम लोग का जरूरी है, एक कॉर्पोरेट का साथ ही ये सब बोलने का असली जो काम होता है, जैसे गांव में जो रहने वाला जो बहुजन समाज है, जो वर्किंग मास होता है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसानों है, जो देश की प्रोडक्शन सिस्टम को सचल करने के लिए जो क्लास होते हैं, वो क्लास गांव में ही रहते हैं, और उसको बहुत बचाना बहुत जरूरी है। उसके ज्यादा नुकसान हो जाए, देश का इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगा, भयंकर रूप से इकोनॉमिक ध्वस्त हो जाएगा। अगुवाई दिन से जो प्रोडक्शन सिस्टम को फिर रिस्टोर करने के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर भी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्रों में भी बहुत नुकसान हो जाएगा। इसी कारण से उसको बचाने के लिए, हमारी जो बहुजन समाज को बचाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, भी हम लोग का भी जो सिटीजन्स होता है, जो होल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उसके भी जिम्मेदार है। उसके बावजूद सबसे बड़ा चीज होता है, बहुजन समाज के अंदर एक साइंटिफिक, एक रैशनल जो दिमाग तैयार करना है। जैसे कोई अंधविश्वास से अपना फैमिली का बहुत नुकसान ना हो। अंधविश्वास से वो लोग कोई वायरस का भी टीका भी लेगा नहीं, अंधविश्वास से साइंटिफिक इलाज भी कराएगा नहीं। केवल यही हमको बोलना है, जो अंधविश्वास से जो आदमी मर रहे हैं हजारों साल से, देश से हजारों साल से देश में अंधविश्वास से गरीब लोग मर रहे हैं, गरीब लोग का कोई इलाज हो रहा नहीं। जो मॉडर्न सिस्टम आ गया, जो स्टेट आ गया, 1950 साल के भारत की संविधान आ गया, उसी कारण से जो मॉडर्न स्टेट को हम लोग कल्पना करते हैं, एक डेमोक्रेटिक स्टेट को कल्पना करते हैं, उसी डेमोक्रेटिक स्टेट में वर्किंग मास जो मजदूर किसान का बड़ी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वो किसान मजदूर को बचाने के लिए उस दिमाग से अंधविश्वास को हटाना, सबको कैंपेन करना है, जहां जहां हम लोग कैंपेन करेंगे, और उसको बोलना है कि तुम जो इसकी जो रियल इलाज होता है, वो इलाज का सहायता उसको मिलना चाहिए, और उसको इलाज सहायता वो जैसे लेंगे, इसको भी उसको बोलना है। इससे एक कारण होता है, अंधविश्वास को हटाओ, साइंस को आगे लेके आना है, और इसी से एक प्रोसेस डेवलप होते हैं। एक बार आदमी के मन से अंधविश्वास के खिलाफ कोई क्वेश्चन डेवलप हो जाते हैं, वो जीवन में हर टाइम सब चीज को पूछेंगे, वो भी ये ब्राह्मणिकल सिस्टम से दूर हट जाएगा। ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम में मंदिर जो सिस्टम है, ये मंदिर सिस्टम में बहुजन समाज को बांट के रखा है, और बहुजन समाज को एक अच्छा हिस्सा जो उसको मजदूरी होता है, वो मंदिर में चला जाते हैं, या अंधविश्वास के कारण से। ये बहुत बड़ा लड़ाई है, ये लड़ाई हमारा सामने आ गया, अंधविश्वास हटाने का लड़ाई हमारे सामने आ गया। ये सिस्टम से, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम, ये हिंदुत्व का सिस्टम से हमारे लोग को बचाने के लिए ये जो लंबा लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, ये लंबा लड़ाई में ये जो सिचुएशन आए हैं, इसको दिमाग से, हिंदुत्व का जो एक साजिश है, हिंदुत्व के साथ जो अंधविश्वास होता है, धर्म के साथ जो अंधविश्वास होता है, ये हम लोग का लूटने के लिए, हम लोग गरीब आदमी को लूटने के लिए, काम करने वाले आदमी को लूटने के लिए, ये लंबा साजिश जो ब्राह्मणिकल फोर्स का है, ये फोर्स से हम लोग एक लड़ाई, लंबा लड़ाई लड़ सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, एक इसको आगे बढ़ाना है। साथियों, भगवान स्वरूप कटियार जी की जो है माइक में कुछ प्रॉब्लम है, उनका शायद कहीं लोकसभा या कहीं चर्चा चल रही, वो अंदर से इंटरनल वहां कनेक्शन हो गया, इसलिए वहां की किसी और चर्चा की आवाज आने लगती है। तो आप
चर्चा सुनी हम, और इसमें कोई शक नहीं, जैसे मांझी साहब ने भी कहा कि इस समय जो हमारा जो ये अंधविश्वासों का प्रचार प्रसार हो रहा है, जहां की वैज्ञानिक सोच का प्रचार होना चाहिए, उसका प्रसार होना चाहिए, उसके बजाय अंधविश्वास का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि कोई भी तानाशाह हो, वह जनता पर शासन तभी कर पाता है क्योंकि जब वो उसके खिलाफ आवाज ना उठाए, और आवाज ना उठाने के लिए उसको हमेशा अंधविश्वासों में जकड़े रहना बहुत जरूरी होती है। धर्म का सहारा लेकर अंधविश्वासों में जकड़ना, जिससे कि उसके खिलाफ आवाज ना उठा पाए। और भारत का तो इतिहास रहा है, क्योंकि भारत का जो मूल निवासी बहुजन समाज है कि इस देश में जो 85% की जनसंख्या रखता है, उसको शिक्षा से दूर ही इसलिए रखा गया है। और आज भी ये स्थिति है बहुजन समाज जातियों की कि उनका अधिकांश हिस्सा अशिक्षित है, उनके पास पैसा नहीं है। वो तो उनका जो है 50% 45% हिस्सा तो कुपोषण का शिकार रहता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि इस समय जो देश की 45% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। तो ऐसी जनता सत्ता के खिलाफ अगर खिलाफ भी वोट देना चाहे तो उसको रोकने के लिए एकमात्र सहारा है कि धर्म का सहारा, उनको धर्म में बांध दो। और जब धर्म का भी सहारा हटने लगे तो उनको अंधविश्वास और अफवाहों में बांध दो, उनको पूजा पाठ में बांध दो, उनको देवी और माता के प्रकोप दिखा के उनकी जो जाने जाए लाखों की संख्या में, उसको ये बता दो कि तुमसे देवी नाराज हो गई है, माता नाराज हुई, तो उसको उनको खुश करने के लिए पहले से उनकी पूजा अर्चना शुरू करवा दो, जिससे कि जब बाद में स्वास्थ्य सेवा के अभाव में, दवाइयों के अभाव में उनकी मौत हो तो सत्ता के लोग कह सकें कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, देवी आपसे नाराज थी, आपने उनको मनाने की कोशिश करी लेकिन वो मानी नहीं, उस वजह से आपके बच्चों की, आपके परिवार के, आपके प्रियजनों की जीवन चला गया। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है, लंबी है। और आप देखिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने नारायण दाभोलकर, जो अंधविश्वास निर्मूलन समिति से संबंधित उनकी हत्या करवाई, या हत्यारों के समर्थन में आज तक उनके हत्यारे पकड़े नहीं गए। जांच जानबूझ के ढीली रही, कहीं ना कहीं से अंदरूनी तरीके से उनका मोरल सपोर्ट ऐसे लोगों को रहा है। आज तक कभी भी सत्ता की ओर से नारायण दाभोलकर के समर्थन में कभी कोई बात नहीं की गई, गौरी लंकेश के समर्थन में बात नहीं की गई। आज वही लोग जो है, क्योंकि वो तो अंधविश्वास को फैलाने पर ही जोर देते हैं, क्योंकि जितना समाज में अंधविश्वास फैलेगा उतनी उनकी सत्ता पर पकड़ बनी रहेगी, चाहे वो सत्ता आज की राजनीतिक सत्ता हो, चाहे वो सामाजिक सत्ता जो कि हजारों साल से चली आ रही है, जिसमें कि कुछ वर्ग के हाथ में ही पूरी सामाजिक व्यवस्था रहती है। वो सामाजिक व्यवस्था मजबूत तभी रहेगी जब समाज का बड़ा हिस्सा अंधविश्वासों में से ग्रस्त रहेगा। और वो जब सामाजिक व्यवस्था रहेगी तो राजनीति की सत्ता भी उनके पास रहेगी। ये एक पूरा तिकड़म है, जाल है, जो राजनीतिक सत्ता और सामाजिक सत्ता का गठजोड़ कायम रहे उसके लिए रचा गया है। और इसके लिए हमारे मांझी साहब ने विस्तार में बात रखी, कटियार साहब ने बात रखी, लेकिन उनका माइक कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए वो बाद में अपनी बात पूरी नहीं कर सके। इसी के साथ मैं इस चर्चा को विराम दे रहा हूँ। मांझी साहब का और कटियार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।